आज के इस वीडियो से हम लोग सेल चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सेल चैप्टर बायोलॉजी का सबसे लंबा चैप्टर होता है। एक और चैप्टर होता है जो काफ़ी लंबा होता है, जीवों में विविधता। तो ये जो कंटेंट तैयार किया गया है, जो वीडियो तैयार की जा रही है आपके लिए, ये सीटेट, एस्टेट और जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका बीपीएससी टीचर का, उन सभी को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है आज का। तो सेल की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सेल जो शब्द है कोशिका, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मरी हुई कोशिका, क्योंकि कोशिका का जो इतिहास है अगर उसको देखें तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के साथ ही कोशिका की खोज का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। 1665 में बात है, 1665 की, जब 1665 में कंबाइंड माइक्रोस्कोप यानी सीएम कंबाइंड माइक्रोस्कोप की खोज की गई, तो उसी टाइम उस सूक्ष्मदर्शी के सहायता से कार्क के सेक्शन में, कार्क के एक महीन सेक्शन को देखा गया। उस कार्क के महीन सेक्शन में मधुमक्खी के छत्ता यानी ये देख सकते हैं आप, ये मधुमक्खी के छत्ता में कुछ इस तरीके का कोष्ठक दिखाई दिया। ये कोष्ठक आपको दिख रहा होगा, ये देखिए छोटे छोटे कुछ कोष्ठक दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कोष्ठक दिख रहे हैं। इन छोटे छोटे कोष्ठक को ही सेल नाम दिया गया। जो अति सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी जीवों को छोड़ करके सभी जीवधारियों के शरीर में इस तरीके का छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, उन कोष्ठक को ही हम सेल कहते हैं। जीवों की सभी जैविक क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर, ये जो सेल कोष्ठक दिख रहा है, ये सेल कहते हैं। इन सेल के अंदर जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सभी जैविक क्रियाएं हैं, इन सभी जैविक क्रियाओं का कोशिकाओं के अंदर ही वो सभी घटित होती हैं। सभी जैविक क्रियाएं इस कोशिकाओं के अंदर ही होती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना कोष्ठक, इस कोष्ठक में ही वो सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो कह सकते हैं हम, कोशिका जो होती है हमारी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। अब चाहे जीवित की कोशिका की हो, मरी हुई कोशिका की खोज तो किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया। ठीक है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति सेलुला शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है सेलुला का एक छोटी कोठरी। जैसे आप दिख रहा है, छोटी छोटी कोठरियां आपको दिख रही होगी, छोटे छोटे कोष्ठक, इसका अर्थ होता है छोटी कोठरी। ठीक है। इस छोटी कोठरी को ही सेल बोला गया। खोज रॉबर्ट हुक 1665। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान और ल्यूवेनहाक ने 1670 ईस्वी में। दो वैज्ञानिक और आए जो कोशिका का सिद्धांत दिया। मैथियस लीडन 1838 में पौधों के लिए सिद्धांत दिया, और थियोडोर स्वान 1839 में जंतुओं के लिए दिया। सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर लंबा जो आपको दिखता है। मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल की स्पर्म की होती है। ठीक है। और मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका की बात करें, स्त्री की अंडाणु की होती है, यानी ओवम की होती है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका की, देखिए लंबा और बड़ा में अंतर होता है। ठीक है। तो मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन की होती है, 1 मीटर लंबी होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है। और ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर किसी ने, इसलिए पुलिस हमेशा कहती है आपसे कि जब भी चलिए सर पर हेलमेट लगा के चलिए। अगर चोट वोट लगती है तो हेलमेट रोक लेगा, नहीं तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कहीं बॉडी में और जगह कट जाता है, आपने चोट वोट लग जाती है, कहीं कट पिट जाता है, तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन करके वो जल्दी जल्दी भर लेते हैं। लेकिन जब खोपड़ी में चोट लगती है, आपके सर में चोट लगती है, तो वहाँ सेल डिवीजन होता नहीं है, और सेल डिवीजन होता नहीं है इसलिए वो भरता नहीं है। इसलिए पुलिस जब भी बाहर आप निकलते हैं आपको रोक लेती है, चालान काट देती है, कहती है बाबू आप हेलमेट लगा के चलिए, अन्ना चोट लगेगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा आपकी खोपड़ी में, और वो भर नहीं पाएगा घाव, आदमी सीधा ऊपर चला जाता है। कोशिका का जो आकार होता है 0.1 माइक्रोन तथा 1 मिलीमीटर 1 mm के बीच में होता है। कोशिका का आकार यानी गोल, लंबी, अंडाकार, बेलनाकार, घनाकार, नालाकार, बहुभुजी, चपटी, फीते, तस्तरीनुमा, ये कोशिका के आकार हैं। इस तरीके के कोशिका पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये बहुरूपिया है, एक आकार की साइज इसकी नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? तो अमीबा होता है, यूग्लिना पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव प्लांट और एनिमल में बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं। यानी मैंने कहा पहले ही आपको कि अति सूक्ष्म जीवों को छोड़ करके जितने भी सभी जीवधारी हैं, उन सभी जीवधारियों का जो शरीर है इन सभी छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर के बना है। ये आपको दिख रहा है। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे बॉडी को बनानी है, जैसे माचिस की तीली है, यहाँ पर माचिस ले लीजिए, ये माचिस है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर चलती है, चलिए, ये माचिस है। ठीक है।
माचिस में क्या भरी है? तीली भरी है। तो माचिस में से अगर तीली निकाल देंगे तो क्या हम इस तीली को माचिस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये माचिस को समझ लेंगे हम एक यूनिट, इसकी एक इकाई। ठीक, वैसे ही बॉडी से अगर एक सेल निकालते हैं तो सेल को हम यूनिट बोलते हैं, न कि ऑर्गन बोलते हैं। जैसे बॉडी हो गई, बॉडी किसको बोला जा रहा है? पूरे शरीर को ही ना। पूरे शरीर में से हाथ निकाल देते हैं, हाथ को क्या कहेंगे हम? ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, अब हाथ में से एक एक पार्ट्स को और निकालना शुरू कर दीजिए, एक एक मांस को निकालिए, उसके मांस में से और चीज़ों को अलग कीजिए, अलग करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे, करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि मात्र एक ऐसा कण बचेगा। तो ये जो कण बचेगा, इसी कण को हम क्या बोले? सेल बोला गया है। इस बहुत सारे कण को मिला करके यहाँ पर जब बहुत सारे कण को मिलाया जाता है तो एक सेल का निर्माण होता है। यानी पहले आपका एटम, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आपका एटम, एटम को बनाने के लिए क्या लगता है भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। एटम से मॉलिक्यूल, फिर आपका तैयार होता है सेल, सेल से तैयार होती है आपकी, जब बहुत सारे सेल मिलेंगे, बहुत सारे सेल, जैसे माचिस को बोला गया ना, तो एक तीली, फिर 2 तीली, फिर 3 तीली, 100 तीली को मिला करके एक माचिस तैयार किया जाता है। ठीक है, वैसे घर बनाना हो तो पहले 1 ईंटा, फिर 2 ईंटा, फिर 10 ईंटा, फिर 100 ईंटा, फिर कई हजार ईंटें लगते हैं, तब जाके एक घर बनता है। तो ऐसे ही सेल, सेल के बाद आपका बहुत सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऊतक बन जाएगा। और जब बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो आपका एक अंग का निर्माण होगा, एक अंग का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम अंग तंत्र बोल दिया जाता है। ठीक है, एक सिस्टम की तरह लगता है काम करने। तो आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए आते हैं आगे। तो कोशिका का जो सिद्धांत दिया गया, कोशिका का एक किसके द्वारा दिया गया? तो देखो, बिरचो थे एक साइंटिस्ट, रेरेमार्क, नायलेजी, पुरकिंजे और वान मोहल के अनुसार जो कोशिका का सिद्धांत इन्होंने दिया कि समस्त जीव का जो शरीर है कोशिकाओं का समूह है। जैसे घर है तो घर आपका ईंट होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, इन सभी समूहों को मिला करके हम कमरे, घर तैयार करते हैं। तो वैसे जो बॉडी होती है आपका सेल, टिश्यू, कोशिकाओं का ये समूह होता है। ठीक है, कोशिका में जैविक क्रियाओं की इकाई को दर्शाया जाता है। अब जैविक क्रिया क्या होती है तो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि जैविक क्रिया होती है। या जैसे कि जैविक क्रिया का मतलब बॉडी के अंदर, जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में सभी मजदूर वगैरह काम करते हैं, तो वैसे बॉडी और बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे मजदूर लगे हैं उसमें काम करने के लिए। जो सभी, जैसे भोजन का पच रहा है, ग्लूकोज जा रहा है आपके अंदर, ब्लड बन रहा है, ये सभी चीज़ें कहाँ होती है? सेल के अंतर्गत हो जाती है, जिसको हम जैविक क्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो जीव का जो कोशिका का जैविक क्रिया है, इन सभी क्रियाओं को दर्शाया जाता है। देखिए, नई कोशिका जो बनती है अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। जो नई कोशिका का निर्माण होता है पहले वाली कोशिका से ही हो जाती है। यानी कोशिका, जिसको हम कोशिका विभाजन बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, जिसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए, कोशिका जो होती है आनुवंशिकता की भी इकाई होती है तथा इसमें आनुवंशिक गुण भी पाए जाते हैं। किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रियाएं उनकी घटक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं के कारण होती है। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं कि जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। तो कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। अब कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई का मतलब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, अगर और डिटेल में हम समझाएं। जैसे अब इंसान का जो पूरा शरीर है ना वो कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं अगर वर्क करना छोड़ देंगी तो बॉडी जो है वर्क करना आपका छोड़ देगा। ठीक है, तो एक जीव में होने वाली जितनी क्रियाएं हैं सभी सूक्ष्म स्तर पर प्रत्येक कोशिका के अंदर होती रहती हैं। कोशिका को हम चलता फिरता कारखाना कहते हैं। जैसे जिस प्रकार किसी कारखाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए अनेक प्रकार की मशीन, कर्मचारी होते हैं, ठीक उसी तरह से विभिन्न पदार्थों के निर्माण और समन्वय के लिए अलग अलग कोशिकांग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं की संरचना, कोशिकांगों के आकार अध्ययन करने पर आपको पता चलेगा कि कोशिकाएं जीवन की संरचना और क्रियात्मक इकाई हैं। एक जीव में होने वाली क्रियाएं सभी सूक्ष्म स्तर पर होती हैं और इसी कारण कोशिका को हम चलता फिरता कारखाना कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। तो वैसे ही एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, जीव द्रव्य होता है, ठीक है, रिक्तिका होती है, कोशिका द्रव्य है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, गाल्जिका है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ठीक है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक, ये बहुत सारे हैं। ये सभी क्या है? कोशिका के मजदूर हैं। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या? गाल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सेंट्रोसोम,
सेल वॉल, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा, कोशिका भित्ति, ये सभी क्या है, और इसमें न्यूक्लियस, ये सभी सेल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे मजदूर, और बहुत सारे मजदूर क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। तो इसी तरह से सेल को भी हम चलता फिरता क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि उस फैक्ट्री में दिन रात बिना रुके बिना थके सेल आपका काम करता रहता है। ठीक है, सेल आपका क्या काम आपका करता रहता है, ये रुकता है न थकता है। जिस दिन सेल रुक गया आदमी रुक जाएगा, उस दिन फुल स्टॉप लग जाएगा, सेल अगर वर्क करना बंद कर दिया तो। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका की क्या करती है, रक्षा करती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कोशिका भित्ति की, जैसा कि मैंने बात किया, ऊपर थोड़ा सा चले यहाँ पर देखेंगे, एक कोशिकों को सेल किया गया है। इन कोशिकों के चारों ओर आप देख रहे होंगे एक बनी हुई है, कुछ पतली पतली दीवार बनी है, जिसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। और इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, यानी जो हम भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा बनती है उस माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सीमेंट बनती है, वैसे हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या बनता है, सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका का ऊर्जा का निर्माण करता है। जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर मजदूर क्या करता है, सीमेंट का निर्माण करता है। ठीक है, तो वैसे ही बॉडी के अंदर हमारा सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, और ये ऊर्जा हम लोग ग्रहण करते हैं, और ये ऊर्जा जो बनती है खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होती है। ऊर्जा कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग में आ जाती है। जिस प्रकार कारखाने में, देखिए, जिस प्रकार से कारखाने में कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनते हैं, उसी प्रकार कोशिका के हरित लोक में CO2 व जल से प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके शर्करा बनता है, जिससे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बंधित किया जाता है। शर्करा के ऑक्सीकरण से आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त होता है। ये सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आ रहा है। देखिए, ध्यान, कोशिका सिद्धांत के अंदर मैं सभी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैविक क्रियाओं के अंदर। ठीक है, तो सारी बातें आपको समझ में आ रही है। देखिए, राइबोसोम भी उसमें होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना। जैसे एक फैक्ट्री में कौन होता है, मैनेजर होता है। फैक्ट्री में कौन होता है, एक सेल्स मैनेजर होता है, एक उसका डायरेक्टर होता है, फिर उसका मजदूर जो लेबर होते हैं, कुछ छोटे लेबर होते हैं जो काम करते होते हैं, कई सारे उसमें पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो वैसे सेल में भी कई सारे पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट दिया गया है। ठीक है, इन पोस्टों के नाम अलग अलग हैं। जैसे कि कोई कोशिका भित्ति की किसी का नाम पड़ा है, कोई कोशिका झिल्ली है, कोई जीवद्रव्य है, कोई रूतिका है, कोई गाल्जिका है, कोई लाइसोसोम, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई राइबोसोम है, कोई सेंट्रोसोम है, कोई केंद्रक। उन सभी मजदूरों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आपको मैंने बताया कि फैक्ट्री में मजदूरों को अलग अलग नाम दिया गया है। कोई सेल्स मैनेजर है, कोई मेन मैनेजर है, उसका कोई डायरेक्टर है, ठीक है, कोई उसका अध्यक्ष है। उस सभी चीज़ें यहाँ पर क्या दिया है, नाम दिया है। कोई अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है। उसी तरह से इसमें भी है, सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे राइबोसोम है, प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन निर्माण को उसको मशीन कहते हैं। ठीक है, कोई देखिएगा व्यक्ति होगा जो अकाउंट डिपार्टमेंट वाला, केवल अकाउंट संभालता होगा। कोई प्रोग्रामर होगा तो खाली प्रोग्राम बनाता होगा। तो वैसे ही इस सेल के अंदर, ठीक है, जैसे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम जो है वो मरी कोशिकाओं को खा जाता है। ठीक है, और अवाडी लवक होते हैं, प्लास्टिक जो होते हैं, फूलों को रंग देने, हरा करने के काम में पौधों को आ जाता है काम। तो अलग अलग इसके इंजीनियर्स, अलग अलग जो मजदूर वर्ग है वो काम करते रहते हैं सेल में। जैसे फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, वैसे इस सेल में इसके कोशिकांग काम करते रहते हैं। ठीक है, अब कोशिकांग का नाम मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोशिका झिल्ली, सभी ये किसके अंदर बंद होते हैं, ये कोशिका, इसी के अंदर कौन, ये सभी जितने कोशिकांग है उस पाए जाते हैं। और जैसा कि मधुमक्खी का छत्ता यानी बॉडी, ये पूरा इसी के अंदर, ये कोष्ठक आपको दिख रहा होगा। इसी कोष्ठक के अंदर, इस छोटे से जगह में आपको, ये तो बहुत बड़ा है, जैसे बहुत छोटे होते हैं, दिखाई न देते हैं। तो इसमें हम आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका सेल वॉल, गोल्जी काय होता है, केंद्रक, ये सभी चीज़ें जो होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस कोष्ठक के अंदर बंद रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो अगर इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग समझने वाले हैं कोशिका झिल्ली को। ठीक है, कि इसमें सबसे पहले प्रथम कोशिका झिल्ली क्या होता है। ठीक है, देखिए, पादप और जंतुओं में पाया जाता है। ये पादप और जंतुओं में पाया जाता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में पाए जाते हैं। जैसे
जैसे कि मैंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर पूरा मजदूर, या ऐसे समझा देता हूँ, जैसे माचिस के अंदर सभी तीली, या अगर मार्केट जाते हैं आप तो सभी सब्जी उसी झिल्ली में, तो प्लास्टिक मांगते हैं और प्लास्टिक में सभी सब्जियाँ, आलू गोभी बैगन जो भी है तेन लमटेन जो भी है उसी में भर लेते हैं। तो पादप जितने कोशिका के अंग होंगे, जैसा कि ऊपर लिखा था, ये कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लौवक, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक, ये सब किसके अंतर्गत, ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत, इस कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से प्लास्टिक लिए, उस प्लास्टिक में आपने क्या भर लिया, आलू भर लिया, गोभी भर लिया, बैगन भर लिया, मिर्चा भर लिया, धनिया भर लिया, लौकी, कोहड़ा, भिंडी, जो भी आपको लगा सब उसमें भर लिया, और सभी इसके प्लास्टिक के अंग बन गए, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अब बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है तो क्या करते हैं, प्लास्टिकवा को दोहरा देते हैं, उसके ऊपर से एक और प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, यार फट जाएगा, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए दोहरा देते हैं। तो उस दोहरी हुई झिल्ली को हमको देते हैं कोशिका भित्ति। तो दोहरी झिल्ली जो होती है उससे कहलाती है आपकी कोशिका भित्ति बन जाती है जब मार्केट में, ठीक है। तो कोशिका भित्ति देखिए समझते हैं आप, तो ये देख रहे हैं आप, ये सेल है पूरा, सेल के ये सेल यानी कोशिका भित्ति, सेल वाल, ठीक है, ये आपका सेल वाल पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, जिसमें सेल वाल को यहाँ पर कई भागों में बांटा गया है। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, देखिए कोशिका भित्ति के बीच मध्य पटल नामक स्तर होता है, यह पैक्टिन का बना होता है। कोशिका जो भित्ति होती है, आप यहाँ देख सकते हैं कोशिका भित्ति सेल वाल, वो जो मिडिल बीच वाली होती है, ये मध्य पटल, ये किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। मध्य पटल के अंदर की और कोशिका द्रव्य के स्राव को सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स की पतली परत बन जाती है, इसको प्राथमिक भित्ति कहते हैं। जो माइक्रोफाइब्रिल्स की पतली बनती है वो प्राथमिक भित्ति, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो दिख रहा है आपका ऊपरी परत, ठीक है, ये वाली यानी प्राइमरी सेल वाल इसको कहते हैं, प्राथमिक भित्ति कहते हैं, ठीक है। अब पुरानी कोशिकाओं में प्राथमिक भित्ति के अंदर लिग्निन या क्यूटिन जमा हो जाता है, इसके जमा जब होते हैं तो इसको हम द्वितीयक भित्ति कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ई बन गया आपका द्वितीयक भित्ति, ये देखिए दोहरी परत बन गई, एक परत ये हो गया और उसके अंदर हुआ एक तो ये दोहरी परत, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाल बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा चीजें। अब मध्य पटल तो मैंने पहले ही समझा दिया, मध्य पटल यानी कि मिडिल लैमिना यहाँ पर कहा जाता है, बीच वाला भाग जो हिस्सा है, जो बीच वाला खाली एरिया है उसको हम मिडिल लैमिना बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है तो यह पौधों को निश्चित आकृति प्रदान करती है, सुरक्षा भी करती है, उसको दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है। यह पानी के सेवन से कोशिका विस्तार को नियंत्रित करने में मदद करती है और कोशिका से पानी की कमी को भी रोकने में मदद करती है, ठीक है। और एक कोशिका के बीच उसके आर पार, उसके पार पदार्थों के परिवहन के जिम्मेदार का भी काम करती है। यानी जैसे हमारे ऊपर चमड़ी है, ठीक है, वो सभी नियंत्रण करते हैं, सभी चीज़ों को सुरक्षा करता है, अंदर की चीज़ बाहर नहीं जाने देती है, बाहर चीज़ अंदर नहीं जाने देती, वैसे सेल के ऊपर सेलवार लगा यानी कवच खोल चढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी खोल को हम, वो खोल जो भी अगर जाना होगा तो उसी सेल के ऊपर से होकर के जाएगा। जैसे समझते हैं पेड़ के ऊपर ही छाल समझ लीजिए उसको, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया, दो चीज़ें हमने समझ लिया, सेल और सेलवाल समझ लिया, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पर समझेंगे, तीसरी पॉइंट गाल्जी बॉडी समझते हैं, तो ठीक है। गाल्जी बॉडी को हम लोग गाल्जी काय या गाल्जी कम्प्लेक्स या गाल्जी काय या गाल्जीसोम्स या उपकरण कहते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने 1898 में किया था। कब किया था भाई इसकी खोज? 1898 में। किसकी खोज? तो गाल्जी काय की खोज। ये ध्यान रखिए, गाल्जी काय की खोज कब हुई? तो गाल्जी काय की खोज हुई 1898 में। खोज किसने किया? कैमिलो गाल्जी ने, ठीक है। गाल्जी काय जो देखेंगे तो इसमें गाल्जी कम्प्लेक्स, गाल्जी उपकरण, गाल्जी सोम्स, कई सारे नाम भी इसके हैं। सभी जंतु कोशिकाओं में गाल्जी काय 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई यूनिट के रूप में पाई जाती है। चपटी सिस्टर्नी का एक चट्टा सा होता है, ठीक है। इसका काम है, शुक्र जनन में गाल्जी काय से एक क्रोमोसोम बनता है इसी के कारण, ठीक है। और गाल्जी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम का निर्माण जो होता है गाल्जी काय से होता है। कोशिका के सभी स्रावी पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन आदि का स्राव इस गाल्जी काय से ही होता है। गाल्जी काय को अक्सर कोशिका की यातायात पुलिस के रूप में भी जाना जाता है। वे कोशिका के कई प्रोटीन झिल्ली के घटकों को छांटने और उन्हें उनके उचित गंतव्य तक निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
गाल्जी काय तंत्र कोशिका के संयोजन कारखाने के रूप में कार्य करता है, जहां कच्चे माल को कोशिका से बाहर निकलने से पहले गोल्जी तंत्र की ओर निर्देशित किया जाता है। एक्रोक्राइन अग्नाशय कोशिकाओं के जाइमेजन, ये सभी चीजें गोल्जी काय से, ठीक है। आज की जो गॉबलेट कोशिकाएं द्वारा बलगम जो तैयार किया जाता है वो भी इसी के द्वारा स्रावित होता है। स्तन ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा लैक्टोप्रोटीन जो होता है, कैसिन का स्राव इस गोल्जी काय के द्वारा होता है। थायराइड जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है, ये भी थायरोग्लोबुलिन, इसका भी स्राव गोल्जी काय के द्वारा होता है। ट्रोपोकोलेजन और कोलेजन का स्राव भी गोल्जी काय के द्वारा होता है। मेलेनिन और कणिकाओं और अन्य रंग द्रव्य का निर्माण और बढ़ते हुए प्राथमिक अंडाणु की जर्दी और पीतली झिल्ली का भी निर्माण गोल्जी काय से होता है। तो गोल्जी काय एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट है। अगर सीधा सीधा समझे तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को एनर्जी की जरूरत है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मुझे जीभ के पास एनर्जी की बहुत जरूरत है। ये मेरी यहाँ पर जीभ है, तो यहाँ पर एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी कहाँ बची, पैरों को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम चुपचाप बैठ रहे हैं, आराम से बैठ के बढ़ा रहे हैं आपको। तो जहाँ एनर्जी ज़रूरत होगी वहाँ से खखोरेगा एनर्जी और ले आके आपकी जीभिया हम दे देगा कि लो। तो ये परिवहन का काम करता है, यानी ऊर्जा परिवहन का काम करता है किसका, गोल्जी बॉडी। अगर सीधा सीधा समझे इसको एक सिंपल सी भाषा में, तो ये ऊर्जा को पहुंचाने और जो भी स्रावित पदार्थ हैं उनको निकालने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। तो समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला जो इसका अंग है कोशिका का, वो है रिक्तिका। रिक्तिका को हम लोग समझने वाले, देखिए पादप कोशिका के जो कोशिका द्रव्य में रिक्तिका से भरे हुए खोखला स्थान होता है, जिसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली के समान झिल्ली होती है, जिसे रिक्तिका कला कहते हैं या टोनोप्लास्ट कहते हैं। युवा पादप कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी धानियां मिलकर कोशिका के मध्य में एक बड़ी धानी बना लेती है। धानियों में कोशिका रस भरा रहता है। इसमें खनिज लवण, क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट्स, इनुलिन, ग्लूकोज, सुक्रोज, एमिनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल होते हैं। कोशिका रस में वर्णक, एंथोसाइनिन, टेनिन, एल्कलाइड आदि खुले रहते हैं। काम क्या है, तो जल व भोजन उत्सर्जित पदार्थों का भंडारण करती है। इसमें घुले रंग, रंगीन पदार्थ पुष्पों को आकर्षण रंग प्रदान करता है। अब इसको समझें अगर, ठीक है, इस रिक्तिका को, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, रिक्तिका को। देखिए जो हमारी बॉडी है लगभग बहुत सारे इसमें पानी है, लगभग 70 से 80% इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो भी पानी है वो सब किस में है, रिक्तिका के अंदर बंद है। जैसे कि मैंने कहा कि छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पौधे में जो होती है, पौधे में ये थोड़े कम होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं उसमें थोड़े कम होते हैं, बड़े पौधे में थोड़े ज़्यादा होते हैं। देखिए युवा पादप कोशिका में अनेक छोटी छोटी धानियाँ होती हैं, मिलकर एक मध्य भाग में एक बड़ी धानियाँ बना लेती हैं, ठीक है। तो बॉडी में भी हमारे होता है और पौधे में भी होता है। सारे पानी जो होते हैं ना स्टोर होते हैं, वो इसकी रिक्तिका में होकर के स्टोर होते हैं। क्योंकि हम लोग काटते हैं, हमारे हाथ को अगर काटेंगे तो ब्लड दिखाई देगा, लेकिन पानी दिखाई नहीं देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है उसमें, पानी है, क्योंकि प्लाज्मा जो ब्लड है उसमें 90% आपका वाटर ही रहता है केवल, बाकी 10% में कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो 90% जो पानी है ये वो कहाँ भरा रहता है, इस वैक्यूलवा में रहता है। कहाँ रहता है, इस वैक्यूल में रहता है, यानी रिक्तिका जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसलिए पहले क्या आ गया कि पादप कोशिका के जितने भी कोशिका द्रव्य में रिक्तिका से भरा हुआ खोखला स्थान है, इसके चारों तरफ प्लाज्मा का झिल्ली के समान झिल्ली होती है। इसमें या तो इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ऐसे हम रिक्तिका कला कहते हैं, ठीक है। इसमें छोटी छोटी धानियाँ, इसमें क्या क्या भरा रहता है, देखिए इसमें खनिज लवण भी मिलेगा, कि अब जल है, घुला है, तो सब चीज़ें तो शामिल रहेगा ही। सल्फेट है, फास्फेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एमिनो अम्ल है, ये सभी वर्णक है, ये सभी उसमें पाए जाते हैं। वर्णक पौधों में पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर डाउट हो तो बताइएगा। अब अगला पॉइंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमान साहब ने किया था। कब किया था, 1900 में, सन 1900 में किया था। किसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर सभी नीले जीवाणु और नीले हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए, ठीक है, जीवाणु और नीले सही शैवाल को छोड़ करके पौधे और प्राणियों की सभी सजीव कोशिकाओं में ये पाया जाता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिए किसमें पाया जाता है, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़ करके सभी पौधे और प्राणियों की जितनी भी सजीव कोशिकाएं हैं उन सभी सजीव कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अब ये होता कैसा है, किस तरह का दिखता है, तो कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण तंतु गोल छड़ों के रूप में पाया जाता है। कुछ इस तरीके का इसकी संरचनाएं बन जाती है, ऐसे इसमें कुछ इस तरह की संरचना इसकी बनती है, ठीक है। कोशिका को हम
माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम तथा डीएनए भी होते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा एटीपी ऊर्जा युक्त यौगिक में बंधित कर ली जाती है और कोशिका के अंदर जो क्रेब्स चक्र चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है। और इस क्रेब्स चक्र में आपके 24 अणु प्राप्त होते हैं एटीपी के। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। किसको? इस एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सक्रिय कोशिकाओं में जैसे पेशी कोशिका और तंत्र कोशिका में सबसे अधिक होती है, क्योंकि जहां ऊर्जा की आवश्यकता है कि जितने सारे बॉडी में सेल हैं उन सभी सेल में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया अवश्य पाई जाती है। जितने कोशिकांग मैंने आपको बता रहा हूँ वो सभी कोशिकांग जितने भी सेल दिखे हैं बॉडी में, उन सभी इस तरह की जितने भी आपको मधुमक्खी के छत्ते में कोष्ठक दिख रहे थे उन सभी कोष्ठक में आपके सेल पाए जाएंगे। ठीक है, उन सभी कोष्ठक में क्या पाए जाएंगे? सेल पाए जाएंगे, जितने भी इस तरह के कोष्ठक आपको दिख रहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की सभी एनर्जी जो भी निर्माण होता है वो यहीं पर बनता है। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है और वो सीधा भेज दिया जाता है कहाँ पर? कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद हमको बहुत सारा एनर्जी मिलता है, वहाँ एनर्जी का निर्माण होता है और वही एनर्जी हमको बार बार मिलता रहता है। देखते, और अगर जितनी एनर्जी तैयार होती है उतनी एनर्जी खपत नहीं कर पाते हैं तो वो लीवर में जाकर के ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता रहता है। ठीक है, कन्वर्ट होकर के ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। बाद में अगर हम भोजन नहीं करते 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तो वो सारी एनर्जी हमें भोजन के रूप में मिल जाती है। सॉरी, वो एनर्जी टूट के हमें मिलती रहती है। ठीक है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।